नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन PGCBHT, MTT 001 भारतीय भाषाओं में अनुवाद, खंड 1 भारत की भाषिक विविधता और अनुवाद का महत्व, इकाई 4 बहुभाषी समाज में अनुवाद का महत्व 4.0 उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप बता सकेंगे कि किस समाज को बहुभाषिक समाज कहा जाता है, भारतीय समाज किस अर्थ में बहुभाषिक है और यहाँ की जीवन प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद क्यों आवश्यक होता है तथा यह अनुवाद किस किस क्षेत्र में अपेक्षित होता है। 4.1 प्रस्तावना। पिछली इकाइयों में आप भारत की भाषिक विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत इकाई बहुभाषिक समाज और उसमें अनुवाद की आवश्यकता और स्थिति से संबंधित है। इस इकाई में बताया जाएगा कि बहुभाषिक समाज से तात्पर्य क्या है, भारतीय समाज किस तरह बहुभाषिक है और भारतीय जीवन पद्धति पर इस बहुभाषिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुभाषिक समाज में संपर्क भाषा की जरूरत के विषय में बताते हुए इस इकाई में उन क्षेत्रों की चर्चा की जाएगी जिनमें अनुवाद की जरूरत पड़ती है। ये क्षेत्र दैनिक जीवन व्यवहार से लेकर व्यापार, प्रशासन, अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान, विज्ञान और साहित्य तक फैले हैं। इस इकाई में ये चर्चा भी होगी कि किस तरह बहुभाषिक समाज को एकता के में बांधने के लिए अनुवाद की आवश्यकता मौखिक और लिखित दोनों ही स्तरों पर पड़ती है। 4.2 बहुभाषिक समाज से तात्पर्य। सूत्र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुभाषिक समाज का अर्थ है ऐसा समाज जिसमें एक से अधिक भाषाएं प्रचलित हों, यानी जहां के लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हों। यहाँ एक से अधिक भाषाएं बोलने का अर्थ कई तरह से लिया जा सकता है। 1. वो समाज जिसमें लोगों को एक से अधिक भाषाएं आती हों। 2. वो समाज जहां लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हों। तथा 3. वो समाज जहां विभिन्न प्रयोजनमूलक कार्यों, शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न भाषाएं प्रयुक्त होती हों। वैसे तो अधिकांश समाजों अथवा देशों में एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाले मिलते हैं, लेकिन बहुभाषिकता को लेकर सब देशों की स्थिति समान नहीं है। ऊपर बताई गई 3 स्थितियों में से पहली 2 अधिकांश बहुभाषी समाजों से मिलती हैं, लेकिन तीसरी स्थिति कुछ एक समाजों में ही मिलती है। शुरू से मनुष्य का सहज स्वभाव रहा है कि वो दूसरे देशों, समाजों, भाषाओं के संपर्क में आता रहा है। उसने युद्ध, मैत्री, व्यापार आदि के संबंध बनाए हैं, लेकिन आज विज्ञान की प्रगति के साथ दुनिया बहुत छोटी हो गई है और प्रवास की प्रवृत्ति काफी बड़ी है। अधिकांश देशों में दूसरे देशों के लोग जाकर रहने लगे हैं। उनकी भाषाएं भिन्न भिन्न है, लेकिन कार्यकलाप की प्रमुख भाषा उन देशों की अपनी भाषा या अंग्रेजी है। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों प्रवासियों के घर के भीतर की भाषा कोई भी हो, कार्य और व्यवहार की भाषा अंग्रेजी ही है। यहाँ के काफ़ी लोग भले ही एक से अधिक भाषाएं जानते हों, लेकिन उन्हें उस अर्थ में बहुभाषी देश नहीं कहा जा सकता जिस अर्थ में भारत एक बहुभाषी देश है। 4.3 भारतीय समाज की बहुभाषिकता। भारत एक बहुभाषिक समाज है। यहाँ की बहुभाषिकता की विशेषता यह है कि इसके ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आयाम काफ़ी विस्तृत और गहन हैं। यहाँ प्राचीन काल से भाषागत विविधता रही है। संस्कृत काल में भी लोक भाषाएं काफी जीवंत और समृद्ध थीं। प्राकृतों का व्यापक प्रचलन था। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के साथ तो भारतीय समाज की भाषिक विविधता ने रंग बिरंगे फूलों के बगीचे का रूप ले लिया। आज यहाँ 22 प्रमुख भाषाएं हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में साहित्य मौजूद है। इनमें से 18 ऐसी भाषाएं हैं जिनका जीवन के विविध महत्वपूर्ण कार्यकलापों में प्रयोग होता है। इनके द्वारा शिक्षा की व्यवस्था है। इस तरह भारतीय समाज एक ऐसा बहुभाषिक समाज है जहां प्राचीन काल से ही समाज में बहुत सारी भाषाओं का उपयोग होता रहा है। अथर्ववेद में कहा गया है कि यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले, नाना धर्मों का पालन करने वाले बहुत से लोग रहते हैं। बहुभाषिकता भारतीय परिवेश का एक सर्वव्यापक तत्व है और देश के जीवन को प्रभावित करता है। आमतौर से विकासमान देशों की बहुभाषिकता को विकसित देशों के नियमानुसार एक समस्या के रूप में देखा जाता है। ये कहा जाता है कि बहुत सारी भाषाएं, बहुत से धर्म, जातियां देश की एकता को तोड़ती हैं, मगर यह धारणा भ्रामक है। भाषिक या धार्मिक या जातीय विविधता संपूर्णता के अलग अलग हिस्सों को महत्व देती है और प्रत्येक मनुष्य के महत्व को प्रमाणित करती है। इसके विपरीत कोई भी अखंडित संरचना मनुष्य जीवन को हिस्सों में बांटकर उन्हें एकक रूप में देखना है और जीवन की समूची एकता को, ज्ञान को विखंडित करना है।
विविधता के द्वारा ही प्रत्येक हिस्से की सहायता से निर्मित एकता की सही पहचान होती है। इसीलिए भारतीय साहित्य को केवल संस्कृतिकरण या पाश्चात्यकरण के द्वारा समझा नहीं जा सकता है और इस तरह की कोशिश हमारे सांस्कृतिक अंधेपन को ही प्रमाणित करती है। भारतीय साहित्य विभिन्न भारतीय भाषाओं की सहायता से निर्मित हुआ है और प्रत्येक भाषा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। समाज में जिस तरह बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, उसी तरह हमारे लेखक भी अपनी रचनाओं में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करते हैं। कवि कालिदास ने अपनी नाटक शकुंतला में संस्कृत के अतिरिक्त शौरसेनी, महाराष्ट्री तथा मगधी प्राकृत का प्रयोग किया है। मैथिली कवि विद्यापति ने अवहट, संस्कृत तथा मैथिली में अपनी रचनाएं की हैं। गुरु ग्रंथ साहिब एक बहुभाषिक कृति है। आधुनिक युग में प्रेमचंद और उपेंद्रनाथ अश्क ने हिंदी और उर्दू में रचनाएं की हैं। भारत में 4 मुख्य भाषा परिवार है: आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती तथा भारोपीय भाषा परिवार। कोल, मुंडा, संथाल आदि भाषाएं आस्ट्रिक परिवार की हैं और भारत की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। मिज़ो तथा मणिपुरी चीनी तिब्बती भाषा परिवार की हैं। कोंकणी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इनमें से हिंदी एक क्षत्रिय भाषा है क्योंकि हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, वो अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि कई भाषाओं, बोलियों को लेकर अपने स्वरूप को प्रमाणित करती है। भारतीय समाज में एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक भाषाएं बोलना स्वाभाविक है, इसीलिए द्विभाषिकता या त्रिभाषिकता को भारतीय समाज ने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया है। सांस्कृतिक बहुलता तथा बहुभाषिकता को ध्यान में रखकर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषिक राज्यों के आधार पर भारत का एक नया राजनीतिक मानचित्र खींचा था। पंडित नेहरू ने अपने उन आलोचकों को कड़ा जवाब दिया था जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाषिक प्रदेशों के कारण अंतःभाषिक तथा अंतर्राज्यीय पारस्परिक कार्यकलाप, आवागमन असंभव हो जाएंगे और इस तरह की भाषागत राजनैतिक सीमाएं राज्यों के आपसी भाषिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को सीमित कर देंगे। मगर स्थिति ऐसी नहीं है। नेहरू उन लोगों से सहमत नहीं थे जो कहते थे कि अधिक भाषाएं देश की एकता को कमजोर करती हैं। उनका कहना था कि यह हमारी अनभिज्ञता ही प्रकट करती है। अधिक भाषाओं का प्रयोग नेहरू के अनुसार देश की बहुभाषिक स्वरूप की अभिव्यक्ति है और हमारे सांस्कृतिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी भी। अनेक भाषाओं का विकास एकता को तोड़ता नहीं, बल्कि देश को जोड़ता हो। मध्ययुगीन भारत में भाषाओं के विकास ने देश की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देश की सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर प्रत्येक भाषा को महत्व मिलने पर विविधता के आश्रय से देश की एकता बनी हुई है। यह इस देश का एक अद्भुत मॉडल है। यहाँ जितनी ज़्यादा विविधता की बात की जाती है उतनी अधिक यहाँ एकता बनी रहती है, और जितनी ज़्यादा एकता की बात होती है उतनी अधिक विविधता के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तुलनात्मक साहित्य एक अनुशासन के रूप में अब विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा है, जहाँ एक से अधिक भाषाओं के साहित्य को पाठ्यक्रम में स्थान मिला हुआ है। प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी भारतीय भाषाओं को महत्व देने वाले राजनेता उभर कर सामने आए हैं। 4.4 जीवन प्रक्रिया और व्यवहार पर बहुभाषिकता का प्रभाव। बहुभाषिक समाज में विभिन्न भाषा भाषी लोग एक दूसरे की भाषाओं को प्रभावित करते हैं और एक ही भाषा के विभिन्न रूप समाज में प्रचलित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार से मुंबई में आए हुए लोगों की हिंदी भाषा के साथ मराठी के सहयोग से एक नई भाषा उत्पन्न हुई है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे पिजन भाषा कहा जा सकता है। मुंबईया हिंदी का एक उदाहरण है। अपन पूछता है यार राजा, तू कोई सपना वपना नहीं देखने को मांगता क्या? अखा, मुंबई सपनों में बसता, ऐसा च होता है। इसी प्रकार बंगाल में बसे हुए मारवाड़ियों की हिंदी पर बांग्ला के प्रभाव स्वरूप एक नई हिंदी प्रकट हुई है, जहां 1, 2, 3 की जगह क्रमशः 1 थो, 2 थो, 3 थो बोलने का रिवाज है। उर्दू और तेलुगु मिश्रण से हैदराबाद के इलाके में हिंदी ने एक नया रूप ग्रहण किया है, जिसे दक्षिणी हिंदी कहा गया है। ये बात सच है कि विभिन्न प्रांतों के लोगों के रहन सहन और जीवन प्रक्रिया में काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है, और इस सांस्कृतिक अंतर की प्रत्येक भाषा में अपनी विशेष सांस्कृतिक पीठिका होती है। उदाहरण के लिए द्रविड़ परिवार की तमिल भाषा में पुकारने के लिए राम शब्द के 3 अलग अलग रूप होते हैं। रामू शिशु के लिए, रामन किशोर के लिए, रामप्पा वयस्क के लिए। इस तरह का प्रयोग उत्तर भारत की भाषाओं में नहीं है, परंतु इस तरह की सांस्कृतिक असमानता का अर्थ यह नहीं कि समानता कहीं है ही नहीं। बहुभाषिक समाज में सांस्कृतिक स्तर पर समानता भी काफ़ी दिखाई पड़ती है।
बांग्ला में जब कोई जाने लगता है तो मैं चला या मैं जाता हूँ नहीं कहता। यह अशुभ माना जाता है। ऐसा सोचा जाता है कि शायद वो कभी वापस ही नहीं आए, इसलिए चलते समय कहते हैं मैं आता हूँ। आनी आसची कन्नड़ में यही नियम है, मैं जाकर आता हूँ। नानू होगी बस्ते में, इसका अर्थ बांग्ला की तरह माना जाता है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही तेलुगु में मैं जा रहा हूँ के लिए मैं आता हूँ नेनु वास्तानु कहते हैं। इस तरह की सांस्कृतिक पीठिकाओं की समानता और असमानता बहुभाषिक समाज की जीवन प्रक्रिया और व्यवहार में साम्य और वैषम्य दोनों को ही उजागर करती है। 4.5 बहुभाषिक समाज में संपर्क भाषा। संपर्क भाषा बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता होती है क्योंकि लोग 2-3 भाषाएं जान पाते हैं। अन्य भाषा भाषियों से संपर्क के लिए उन्हें ऐसी भाषा की जरूरत पड़ती है जो ज्यादातर लोग बोलते समझते हों। अतः समाज में प्रचलित बहुत सी भाषाओं में से कोई भाषा संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होने लगती है। कौन सी भाषा संपर्क भाषा बने, ये वास्तव में जन सामान्य स्वयं ही तय कर लेता है और उसका व्यवहार करने लगता है। किसी भाषा के संपर्क भाषा बनने का आधार उसके प्रचलन की व्यापकता और उसकी लोकप्रियता ही होता है। इसी आधार पर प्राचीन भारत में संस्कृत संपर्क भाषा थी और उसके बाद हिंदी संपर्क भाषा बनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी एक हद तक संपर्क भाषा का कार्य करती है। संपर्क भाषा वास्तव में दो भाषाओं को बोलने वालों के बीच मध्यस्थ भाषा का कार्य करती है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे अपनी भाषा से संपर्क भाषा में अनुदित करते हैं। यह अनुवाद आरंभ में तो सप्रयास होता है, बाद में सहज और अनायास प्रक्रिया बन जाता है। संपर्क भाषा की आवश्यकता मौखिक संवाद में तो पड़ती ही है, लिखित संवाद में और औपचारिक कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में भी पड़ती है। उदाहरण के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 1662 मातृभाषाएं मौजूद हैं, लेकिन इन सब में शिक्षा की व्यवस्था तो नहीं है। शिक्षा तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल प्रमुख भाषाओं के माध्यम से ही दी जाती है। इस तरह शैक्षिकी संपर्क की भाषाएं यही भाषाएं हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक संपर्क की भाषाएं भी यही भाषाएं हैं। व्यापार के स्तर पर संपर्क भाषा व्यवहार स्वीकृत होती है। आज हिंदी अंग्रेजी का इस दृष्टि से सर्वाधिक प्रचलन है, यद्यपि क्षेत्रीय भाषाओं का भी व्यापक रूप से प्रयोग होता है। 4.6 बहुभाषिक समाज में अनुवाद की अनिवार्यता। बहुभाषिक समाज में न केवल आपसी संवाद के लिए अनुवाद आवश्यक होता है, बल्कि वहाँ के लोगों के जीवन के सामान्य कार्य से लेकर सभी महत्वपूर्ण जीवन संदर्भों में अनुवाद जरूरी होता है। बहुभाषिकता चाहे सीमित स्तर की हो अथवा व्यापक स्तर की हो, अनुवाद उसका नितांत आवश्यक अंग होता है। जितनी अधिक भाषाएं जितने अधिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है, उतने ही अधिक क्षेत्रों में अनुवाद की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए हम भारतीय समाज को ही लें। हम में से अधिकांश लोग सहज अनुवाद स्पॉन्टेनियस ट्रांसलेशन करने के आदी हैं। अपने भाषा क्षेत्र से बाहर के लोगों से हमारा वास्ता हर वक्त पड़ता है और हम अनजाने ही उनसे उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी समझ में आ सके। पंजाब या महाराष्ट्र से दिल्ली आया व्यक्ति स्टेशन पर उतरते ही टैक्सी वाले स्कूटर वाले से हिंदी में बातचीत शुरू करता है। ये सहज अनुवाद का सिलसिला भारतीय भाषाओं के बीच तो चलता ही है, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के बीच भी चलता है। अपनी बात कहने और समझने के अतिरिक्त दूसरों के लिए भी कभी कभी यह सिलसिला चलता है। दो ऐसे लोग जब संपर्क में आते हैं जो एक दूसरे से भाषिक संवाद सहजता से नहीं कर पाते, तो अक्सर कोई तीसरा व्यक्ति उनके बीच भाषांतरकार की भूमिका सहजता से निभाने लगता है। मौखिक स्तर पर अनुवाद की आवश्यकता के अतिरिक्त लिखित स्तर पर भी अनुवाद बहुभाषिक समाज में अनिवार्य होता है। एक भाषा क्षेत्र का दूसरी भाषा क्षेत्र से राजनीतिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकी संपर्क कायम रखने के लिए अनुवाद अनवरत प्रक्रिया के रूप में चलता है। प्रश्न उठता है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए यह अनुवादकर्ता कौन है? वास्तव में अनुवाद की प्रक्रिया भाषा व्यवहार के साथ चलती है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनुवाद जीवन व्यवहार के साथ चलता रहता है। न्याय, विधि और प्रशासनिक स्तर पर अनुवाद की व्यवस्था होती है। व्यापार के क्षेत्र में अनुवाद संस्था और व्यक्ति, माल बनाने वाली संस्थाएं और उनके व्यापार में लगे व्यक्ति, दोनों के स्तर पर चलता है। सांस्कृतिक और शैक्षिकी जीवन में भी यह कार्य नियोजित और अनियोजित दोनों स्तरों पर होता है। विभिन्न भाषाई वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने का बड़ा आधार अनुवाद होता है, अतः राष्ट्रीय सामाजिक विकास में अनुवाद अहम भूमिका निभाता है। 4.7 बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र। 4.7.1 दैनिक जीवन व्यवहार। ऊपर पर हम भारतीय जीवन में सहज अनुवाद की चर्चा कर चुके हैं।
हमारे दैनिक जीवन में कोई न कोई स्थिति ऐसी आती रहती है जहां हमें अनुवाद करना पड़ जाता है। घर में है तो मिलने जुलने चले आए अन्य भाषी लोगों के साथ संवाद में, घर से बाहर निकलते हैं तो विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बाजार आदि में भिन्न भाषा भाषियों से वास्ता पड़ जाता है। यदि अपने भाषा क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो अनुवाद की यह जरूरत और बढ़ जाती है। यदि हम अपने भाषा क्षेत्र से बाहर रहकर पढ़ते हैं या रोजगार में लगे हैं, यहाँ निवास करते हैं तो हम अनुवाद से अपेक्षाकृत अधिक काम लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में हम लंबे समय तक रहते हैं वहाँ की भाषा सीख लेते हैं और रोजमर्रा के कामों में सुविधा के लिए वहीं की भाषा बोलते हैं। लेकिन इस दूसरी भाषा के व्यवहार में भी हमारे सोचने की प्रक्रिया हमारी मूल भाषा में ही चलती है। हम अपनी भाषा में सोचते तथा दूसरी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह हमारे अनुभव की भाषा भी हमारी मूल भाषा ही रहती है, भले ही वो अनुभव किसी अन्य भाषा के माध्यम से प्राप्त हुआ हो। दैनिक जीवन व्यवहार में सहज अनुवाद का ये क्रम इतना अनायास चलता रहता है कि व्यक्ति इसके बारे में सचेत नहीं होता। 4.7.2 व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य का संबंध न केवल उस क्षेत्र से होता है जहां वे शुरू किए जाते हैं, बल्कि उनका विस्तार दूर दूर तक विभिन्न क्षेत्रों में होता है। इस दृष्टि से उनका संपर्क और विस्तार भिन्न भिन्न भाषा भाषियों से होता है। उदाहरण के लिए जो वस्तु मध्य प्रदेश में पैदा की जाती है या विनिर्मित होती है उसकी बिक्री देश भर में की जाती है। लोग खरीदने बेचने के सिलसिले में एक क्षेत्र से दूसरी भाषा क्षेत्र में जाते आते हैं। यहाँ के लोगों से संपर्क में अनुवाद जरूरी होता है। अपने माल की गुणवत्ता सिद्ध करके उसकी उपयोगिता स्थापित करने के लिए भिन्न भाषा भाषियों के बीच स्वयं या किसी मध्यस्थ के माध्यम से संवाद करना पड़ता है। सफल व्यापारी के लिए कुशल अनुवादक होना जरूरी हो जाता है। बड़े स्तर पर व्यापार का लेखा जोखा रखने, व्यापार की शर्तें, संविदा आदि संबंधी कार्यों में भी बहुभाषिकता के चलते अनुवाद की जरूरत पड़ती है। 4.7.3 विज्ञापन। विज्ञापन आधुनिक जीवन का अनिवार्य अंग है। व्यापार से तो इसका सहज संबंध है ही, अन्य कार्यों के लिए भी यह जरूरी होता है। बहुभाषी समाजों में विज्ञापन समाज की सभी प्रमुख भाषाओं में देना आवश्यक होता है ताकि लोग पण्य वस्तु के विषय में जान सकें, उसकी उपयोगिता समझ सके और उसे खरीद सके। कंपनियों द्वारा निर्मित माल के साथ उसका सूचना एवं प्रचार संबंधी साहित्य विभिन्न भाषाओं में दिया जाता है। सूचना को एक भाषा में लिखकर उसे भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुदित कर लिया जाता है। आपने गौर किया होगा कि अधिकांश वस्तुओं संबंधी सूचना अक्सर 2-3 या अधिक भाषाओं में दी जाती है। विज्ञापन जितनी अधिक भाषाओं में दिया जाएगा उतने ही अधिक लोगों तक वो पहुंच सकेगा। अतः बहुभाषिक विज्ञापन व्यापार का महत्वपूर्ण अंग होता है। व्यापारिक जरूरतों के विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य कई तरह के विज्ञापन होते हैं, जैसे रोजगार संबंधी विज्ञापन, सामाजिक सूचना संबंधी विज्ञापन, प्रचारपरक विज्ञापन, प्रशासनिक कार्यों संबंधी विज्ञापन आदि। इन सभी में अनुवाद का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन 2 तरह से दिए जाते हैं: मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, अखबार, होर्डिंग, पोस्टर आदि के द्वारा, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि के द्वारा। इन दोनों ही माध्यमों से दिए जाने वाले विज्ञापन बहुभाषिक होते हैं और उनमें अक्सर अनुवाद का सहारा लिया जाता है। 4.7.4 शिक्षा। वैसे तो शिक्षा में अनुवाद की आवश्यकता सर्वत्र होती है, उन समाजों में भी जहां बहुभाषिकता का अधिक विस्तार नहीं है और शिक्षा एक ही भाषा के माध्यम से दी जाती है। लेकिन जो समाज भारत जैसा बहुभाषिक है उसमें शिक्षा का माध्यम वहां की सभी प्रमुख भाषाएं होती हैं। इस दृष्टि से भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुभाषिक समाज है, अतः यहाँ अनुवाद शिक्षा में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है। एक भाषाई शिक्षा की भांति यहाँ भाषा शिक्षण और ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान में तो अनुवाद की जरूरत पड़ती ही है। इसके अलावा शिक्षा माध्यम कार्यान्वयन में भी अनुवाद का आश्रय लिया जाता है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को परस्पर जोड़ने और समानांतर स्तर कायम रखने के लिए शैक्षिकी सामग्री का अनुवाद बड़े पैमाने पर होता है। औपनिवेशिक विरासत के चलते भारत जैसे देश में शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला है। दूसरी ओर भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा यहाँ की बुनियादी जरूरत है, अतः देश भर में शिक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाती है। अंग्रेजी में तैयार शैक्षिकी सामग्री का भारतीय भाषाओं अनुवाद होता है। में शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद वैयक्तिक और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर चलता है। विद्वान लेखक अपनी पुस्तकों के अनुवाद की व्यवस्था कराते हैं। दूसरी ओर प्रकाशन संस्थान और ग्रंथ निर्माण अकादमियां, निदेशालय, विश्वविद्यालय, संस्थाएं, शैक्षिकी परिषदें आदि अनुवाद की व्यवस्था कराते हैं। 4.7.5 प्रशासन।
बहुभाषिक समाज की प्रशासन व्यवस्था भी बहुभाषिक होती है। ऐसे समाज में प्रशासनिक कार्य की भाषा, राजभाषा, वो भाषा बनाई जानी चाहिए जो लोगों के व्यवहार की भाषा हो, क्योंकि प्रशासन जनता के लिए होता है। आपको जानकारी होगी कि भारत की बहुभाषिकता को दृष्टि ही यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों की राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। राज्यों की राजभाषाएं उनकी प्रादेशिक भाषाएं हैं। संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संपर्क के लिए राज्यों की सुविधानुसार हिंदी अथवा अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान है। प्रशासनिक पत्र व्यवहार में तो द्विभाषिकता का प्रावधान है ही, कार्यविधि, साहित्य और कानूनों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कराना पड़ा है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य प्रणाली में ब्रिटिशकालीन कार्य पद्धति काफी हद तक चली आ रही है। बहुभाषिकता के चलते होता है, इसलिए भी अनिवार्य अंग है। भाषियों की सुविधा के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी साथ साथ चलता है। अतः अनुवाद भारतीय प्रशासनिक कार्यों का 4.7.6 पर्यटन। आप जानते हैं कि पर्यटन का संबंध भाषाई विविधता से होता है। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में लोग घूमने फिरने जाते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए एक से अधिक भाषा में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। पर्यटक गाइड क्षेत्रीय भाषाओं तथा हिंदी, अंग्रेजी में पर्यटन स्थल के बारे में परिचय देते हैं। पर्यटकों से उनकी समझ आने वाली भाषा में बातचीत करते हैं। पर्यटक आवास स्थलों, होटलों आदि पर भी दुभाषियों की व्यवस्था होती है। पर्यटन स्थलों, प्राचीन स्मारकों आदि के बारे में जो प्रचार एवं सूचना साहित्य छापा जाता है अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध होता है, उसे भी कई भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार देशी और विदेशी दोनों की तरह के पर्यटकों को दृष्टि में रखते हुए बहुभाषी समाज में अनुवाद अपेक्षित होता है। 4.9.7 सांस्कृतिक कार्यकलाप। बहुभाषी देश होने के बावजूद भारत के सांस्कृतिक जीवन में पर्याप्त सामंजस्य एवं एकरूपता है। तीज त्योहार, धार्मिक उत्सव, संगीत, नृत्य, कला, साहित्य आदि की एक परंपरा भाषाओं को एकता के सूत्र में बांधे है। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से पुरी तक की एक सामाजिक संस्कृति विभिन्न भाषाओं के माध्यम से व्यक्त है। एक प्रदेश का व्यक्ति सांस्कृतिक धार्मिक अवसरों पर यात्रा करता है, विभिन्न प्रदेशों, मंदिरों में जाता है। बहुभाषिकता यहाँ किसी तरह की बाधा या सीमा नहीं पैदा करती, क्योंकि अनुवाद और संपर्क भाषा सदैव सुदूर प्रांतों को जोड़े रहती है। कुंभ के मेले हो या अमरनाथ की यात्रा, घुमंतू नाट्य मंडलियां हो या महापुरुषों के प्रवचन, अनुवाद संपर्क और व्यवहार का माध्यम बनता है। 4.7.8 साहित्य। बहुभाषिक समाज में साहित्य का आदान प्रदान का माध्यम अनुवाद होता है। भारत में यह और भी विशिष्ट भूमिका निभाता है। हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में समृद्ध साहित्य मौजूद है और जिनमें अभी भी श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हो रहा है। इन सभी भाषाओं के साहित्य को मिलाकर भारतीय साहित्य बनता है, जिससे भारतीयता की पहचान बनती है। ये भारतीयता की पहचान वास्तव में इन भाषाओं के साहित्य में मौजूद सामाजिक सांस्कृतिक एकता, विविधता में एकता के तत्व हैं। लेकिन भारतीय साहित्य की संपूर्ण अवधारणा अनुवाद द्वारा ही संभव हो पाती है। आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि यह अवधारणा अनुवाद द्वारा ही क्यों संभव हो पाती है। बहुभाषिक समाज में जिस तरह अन्य क्षेत्रों में संवाद अनुवाद के माध्यम से होता है, उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी विभिन्न भाषाएं अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के निकट आती है। बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि कवियों और लेखकों की रचनाएं हम अक्सर अपनी भाषा में पढ़ते हैं, उनका आस्वाद अपनी भाषा के माध्यम से लेते हैं। व्यक्ति 2-4 भाषाएं पढ़ लिख सकता है, लेकिन 20-25 भाषाओं में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, इसकी क्रमबद्ध और प्रामाणिक जानकारी अनुवाद के माध्यम से ही एकीकृत रूप में उपलब्ध हो पाती है। 1986 की नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन कार्यक्रम में अनुवाद की चर्चा करते हुए सुझाव दिया गया था कि अंतर्भारतीय भाषाओं में साहित्यिक अनुवाद का कार्य गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। वास्तव में अनुवादों के माध्यम से भारतीय साहित्य की विविधता और एकता दोनों को समझा जा सकता है। 4.7.9 ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र। कोई भी समाज अथवा राष्ट्र ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तभी अन्य राष्ट्रों और समाजों की बराबरी में रह सकता है जब यह अनुवाद के माध्यम से अन्य समाजों से जुड़ा रहे। बहुभाषिक समाज को अपने ही भीतर ज्ञान विज्ञान के समुचित विकास से जुड़ने के लिए भी अनुवाद आवश्यक है। समाज के भीतर हो रहे चिंतन मनन आविष्कार प्रौद्योगिक विकास की जानकारी विभिन्न भाषाओं के लोगों को अनुवाद के माध्यम से निरंतर और तत्परता से मिलती रहनी जरूरी है। इसी तरह इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र,
दर्शन आदि के क्षेत्र में अनुसंधान और चिंतन की जानकारी भी समाज की विभिन्न भाषाओं में अनुदित होनी आवश्यक है। यह अनुवाद देश की भाषाओं के बीच भी होना चाहिए और विदेशी भाषाओं से भी। हर विकसित देश इस अनुवाद को तत्परता से कराता है। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी ज्ञान के साहित्य के अनुवाद के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन शुरू करने का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार ने ये काम भारतीय भाषा संस्थान माइसौर को सौंपा है। 4.7.10 जनसंचार माध्यम। बहुभाषिक समाज में जनसंचार माध्यम विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के लिए होते हैं। उनमें छपने वाली या उनसे प्रसारित होने वाली खबरें और सूचनाएं भी बहुभाषिक लोगों से संबंधित होती हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद यहाँ के जनसंचार माध्यमों का अनिवार्य अंग होता है। समाचार इकट्ठे करने वाली एजेंसियां स्थानीय समाचारों को प्रमुख भाषाओं में एकत्र करते समय अनुवाद से काम लेती हैं। समाचार पत्रों तक पहुंचकर ये समाचार पत्र पत्रिकाओं की अपेक्षित भाषाओं में अनुदित करके छापे जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारण राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक भाषाओं में होता है। इसके लिए समाचारों और सूचनाओं को विभिन्न भाषाओं में अनुदित किया जाता है। अखबार, रेडियो, टेलीविजन के अलावा अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों के संदर्भ में भी अनुवाद से काम लेना पड़ता है। फिल्मों के मामले में भी अनुवाद की स्थिति लगातार चलती है। फिल्मों का अनुवाद डबिंग या सबटाइटल प्रस्तुत करके किया जाता है। इस तरह प्रादेशिक भाषाओं में बनी फिल्में राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई जाती हैं। विदेशी फिल्मों का आनंद भी हम अनुवाद के जरिए ही लेते हैं। 4.8 राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक एकता के लिए अनुवाद आवश्यक। बहुभाषिक समाज को संपर्क सूत्र में बांधने और एकीकृत राष्ट्र के रूप में संगठित करने के लिए अनुवाद आवश्यक होता है। जिस भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है वह भाषा राजनीतिक स्तर पर देश और समाज को एकीकृत करती है। बहुभाषी समाज के लोगों को सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर भी एकता के सूत्र में पिरोना आवश्यक है। उन्हें परस्पर निकट लाने और एकता के सूत्र में बांधने में अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपने टेलीविजन पर एक फिल्म देखा होगा जिसमें मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा गाते हुए सुपरिचित गायकों के चेहरे सामने आते हैं। फिर इन्हीं पंक्तियों को कई भाषाओं में अनेक जाने माने चेहरे गाते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में ये गीत भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का गीत है जो कई भाषाओं में प्रस्तुत होकर संपूर्णता पाता है। आपने पढ़ा और सुना होगा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान विभिन्न भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के ऐसे न जाने कितने स्वर एक साथ गूंजे थे। विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखकों ने देश की अखंडता, एकता और राष्ट्रीयता के गीत अपनी अपनी भाषाओं में लिखे थे। सुब्रह्मण्य भारती, फकीर मोहन सेनापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिमचंद्र, शरद चंद्र, जयशंकर प्रसाद आदि की वाणी के स्वर एक से थे, भाषाएं अलग अलग। ये हम अनुवाद के माध्यम से ही समझ पाते हैं। इस तरह विभिन्न भाषा भाषियों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में अनुवाद बड़ी सहजता से बांध देता है। राष्ट्रीय स्तर का कोई संदेश, सूचना या कार्यकलाप विभिन्न भाषा भाषियों के बीच अनुदित होकर पहुंचता है। उनकी तरफ से विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत प्रतिक्रिया अनुवाद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत होती है। ये बात अभी तक स्पष्ट हो चुकी है कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद बहुत जरूरी है। किसी एक भाषा की केंद्रीयता को स्वीकार कर लेने पर भी उस भाषा में अधिकाधिक अनुवाद विभिन्न भाषा भाषियों को आश्वस्त करता है और साथ ही साथ विभिन्न भाषाओं में परस्पर अनुवाद सांस्कृतिक एकता को रेखांकित करता है। इतना ही नहीं, अनुवाद विभिन्न भाषाओं की परस्पर एकता को भी सामने लाता है और बारीक अंतर को भी उद्घाटित करता है। अनुवाद की प्रक्रिया में विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच समानता असमानता के काफ़ी बिंदु उभर कर आते हैं। आगे इन बिंदुओं की विभिन्न पहलुओं से चर्चा करेंगे। एक देश की भाषाएं लाख अलग अलग हों किंतु उनमें शब्द भंडार तथा वाक्य रचना के नियमों में काफ़ी समानता होती है। इसीलिए संपर्क भाषा हिंदी में अनुवाद की समस्या वैसी नहीं मानी जा सकती जैसी विदेशी भाषाओं से हिंदी अनुवाद की। ऐसे ही बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में समान हैं, किंतु वर्तनी में अंतर है। यहाँ कुछ भाषाओं से हिंदी का अंतर नमूने के लिए देखा जा सकता है। बांग्ला में यूरोप और हिंदी में यूरोप, इसी तरह महरम मुहर्रम, प्यारिस पेरिस, सऊदी अरब, सऊदी अरब, इसी तरह मराठी में तिबेट, हिंदी में तिब्बत और भी जिल्हा जिला, उर्वशी उर्वशी, इसी तरह गुजराती में और हिंदी में मेहता मेहता, पालिश पॉलिश, दशरा दशहरा इत्यादि। योजक चिन्ह डॉट। प्रत्येक भाषा के अपने वाक्य प्रयोगों की विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए कई भारतीय भाषाओं में वाक्य में सर्वत्र क्रिया का आना अनिवार्य नहीं होता।
उड़िया में कहेंगे आपनक वयस केते, किंतु हिंदी में इसका समानार्थी प्रयुक्त होगी आपकी उम्र क्या किलनी है। बांग्ला में वे घटार भाड़ा कता, हिंदी में प्रतीक्षालय कहाँ है, और कन्नड़ के वेटिंग रूम एली में भी यही बात है। इस तरह भाषाएं चाहे आर्य वर्ग की हों या आर्येतर वर्ग की, अनुवादक के लिए यह अंतर ध्यान देने का है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में काफ़ी सारे तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द हैं जो मूलतः एक हैं तथा एक से हैं या कम से कम एक से लगते हैं। साथ ही इनमें ऐसे शब्द भी कम नहीं हैं जो अपनी ध्वनि संरचना तथा रूप में एक या एक से हैं किंतु उनमें अर्थ का अंतर है। अनुवादक प्रायः इन बाध्य समानताओं के भ्रम में स्रोत भाषा के शब्दों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के समान दिखने वाले इन शब्दों का प्रयोग कर देता है किंतु अर्थ का अंतर होने के कारण अनुवाद कुछ का कुछ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ भाषाओं में ऐसे अंतर यहाँ देखे जा सकते हैं। हिंदी शब्द और अर्थ अवसर, भौका, पशु, जानवर, अतीत, भूत, आदर सम्मान। शब्द अवसर तमिल, पशु तमिल। अर्थ जल्दी, गाय, अतीत तमिल, बहुत, बड़ा, आदर तमिल, सहारा, बही, उड़िया, पुस्तक, काबू, उड़िया, परास्त, सरना, पंजाबी, जलना, अभिमान, बांग्ला, गिला, उद्भट, बांग्ला, अद्भुत, आंचल, गुजराती, स्तन, माथा, गुजराती, सिर, बही, हिसाब लिखने का, काबू, नियंत्रण, सरना, सरगल जाना, अभिमान, गर्व, उद्भट, विशिष्ट, आंचल, साड़ी का पल्ला, माथा, ललाट। संस्कृत शब्दों के कुछ बहुत रोचक उदाहरण समस्या के रूप में हमारे सामने आते हैं। यजमान हिंदी में पूजा पाठ कराने वाले को कहते हैं, किंतु कन्नड़ में पति या मालिक को कहते हैं तथा यजमानमा पत्नी, मालकिन या बुजुर्ग स्त्री को। शब्दों के प्रसंग में ही मुहावरों लोकोक्तियों का प्रश्न भी उठाया जा सकता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि मुहावरों या लोकोक्तियों का अनुवाद सपाट भाषा में अच्छा नहीं लगता। ठीक भी नहीं, इसीलिए इनका अनुवाद यथासाध्य इन्हीं के माध्यम से किया जाना चाहिए। ऐसे भी समान मुहावरे और लोकोक्तियां काफ़ी मिल जाता है। उदाहरण के लिए मराठी हिंदी 17, बांग्ला हिंदी 3, उड़िया हिंदी द्राक्षे आवंत होने अंगूर खट्टे होना, चोखे धूलो दे ओया, आंखों में धूल झोंकना, आखिर कंटा होबा, आंख का कांटा होना। कभी कभी शब्द और अर्थ की दृष्टि से एक जैसे मुहावरे नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र अर्थ की समानता की खोज की जानी चाहिए, भले ही शब्दों में अंतर हो। जैसे मराठी हिंदी आभाकाश भोग पड़ने, आकाश में सेंध पड़ना, 3 मूसलाधार पानी बरसना। 4.10 सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि बहुभाषिक समाज क्या होता है, उसमें अनुवाद की क्या आवश्यकता होती है, यहाँ संपर्क भाषा क्यों जरूरी होती है। इस इकाई में आपने ये भी पढ़ा कि किसी समाज में मौजूद बहुत सी भाषाएं वहाँ के जीवन को किस तरह प्रभावित करती हैं, वहाँ अनुवाद की जरूरत किन किन क्षेत्रों में पड़ती है तथा कैसे पूरी होती है। अब आप जान गए हैं कि बहुभाषिक समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए अनुवाद अपेक्षित होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।